इस वीडियो में हम देखेंगे 1857 से 1947 तक का इतिहास। इसमें 1857 से 1947 तक का जितना भी इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस के गठन से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थीं उसके बारे में हम देखें। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में राजनीतिक प्रचार करने के बहुउद्देश्य से दादाभाई नौरोजी द्वारा 1866 में इसकी स्थापना की गई। लंदन में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से दादाभाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया यानी कि ईस्वी में इसकी स्थापना की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। ठीक, इसके उद्देश्य भारतीयों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन के अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार कराना था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के जो लोग हैं उनकी समस्याएं और उनकी क्या मांगें हैं ब्रिटेन को बताना इस संस्था के द्वारा, और वो भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। ठीक, इंडियन लीग। अब इंडियन लीग इसके बाद 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की। किसने की? शिशिर कुमार घोष ने 1857 ईस्वी में इसकी स्थापना की। 1876 में इसी संस्था का इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसी जो 1876 में इसी संस्था का स्थान किसने ले लिया? इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। अब ये इंडियन एसोसिएशन के नाम से जाने जाने लगी। अगला यह कांग्रेस के पूर्ववर्ती जो संस्थाएं थी उसमें से एक महत्वपूर्ण संस्था थी। कांग्रेस की जो पहले जितनी भी संस्थाएं थी उसमें से एक ये महत्वपूर्ण संस्था थी। मुख्य नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। कौन थे? मुख्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। अगला इंडियन एसोसिएशन। ऐसा अभी पीछे देखा था कि जो इंडियन लीग थी उसको कुछ समय बाद इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना गया। तो स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे तथा आनंद बोस ने की थी। इस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी कहा गया। पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस संस्था को राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी कहा गया? तो किस संस्था का? इंडियन एसोसिएशन का। भारत में प्रबल जनमत तैयार करना, लोगों को संगठित करना, सिविल सेवा के भारतीयकरण के पक्ष में मत तैयार करना आदि प्रमुख उद्देश्य थे। उद्देश्य क्या थे? कि जो भारत में प्रबल जनमत है उसको तैयार करना और लोगों को संगठन करना एवं सिविल सेवा के भारतीयकरण के पक्ष में मत तैयार करना आदि प्रमुख उद्देश्य थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ने 1885 ईस्वी में स्थापना की बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। 1885 में किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। अगला पॉइंट, आम लोगों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना। अगला, प्रशासन संबंधी सुधार को याचनाओं और प्रार्थना पत्रों के जरिए भारतीय प्रशासन एवं ब्रिटिश संसद के सामने रखना संस्था के मुख्य उद्देश्य थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में 1884 में एक सेनाव्रत अंग्रेजी अधिकारी एओ ह्यूम के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। 1884 में जो एक सेवानिवृत्त थे अंग्रेजी अधिकारी एओ ह्यूम के प्रयत्नों के से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इंडियन यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बंबई में आयोजित किया गया। सम्मेलन में सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। किसमें? बंबई सम्मेलन में सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम चरण 1885 से 1905 तक नरम दल यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस 1885 से 1905 मॉडरेट पार्टी नरम दल। कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के द्वारा किया गया, इसलिए इस काल को उदारवादी काल कहा जाता है। कांग्रेस की जो स्थापना प्रारंभिक वर्षों में इसके जो नेतृत्व था वो उदारवादी नेताओं ने किया था, इस वजह से इस काल को उदारवादी काल भी कहा जाता है। प्रमुख नेता कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दानिश बाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय। मुख्य मांगे क्या थी इसकी? विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, सिविल सर्विसेज परीक्षा की न्यूनतम जो आयु थी उस आयु में वृद्धि की जाए, परीक्षा का भारत और इंग्लैंड में आयोजन हो। पहले क्या होता था, इस मांग से पहले उस परीक्षा का आयोजन सिर्फ इंग्लैंड में होता था। ये मांग में था कि इंग्लैंड में होती है, साथ साथ भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजन होना चाहिए। वायसराय तथा गवर्नर की कार्यकारिणी में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व, जो वायसराय तथा गवर्नर थे उनकी कार्यकारिणी में उनके नीचे जो कार्य करने वाले उनमें भारतीय व्यक्ति ज़्यादा होने चाहिए। नरम दल की कार्य प्रणाली ब्रिटिश शासन के बनाए रखने में यानी कि ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के पक्ष में, किंतु भारत के अनुरूप सुधारों के साथ पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, क्रमिक सुधारों में विकास। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन और क्रमिक सुधारों में विश्वास। अगला, प्रार्थना पत्र प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना। प्रार्थना पत्रों एवं प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना। ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग में विश्वास। स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के संदर्भ में 1905 में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हो गया। बहिष्कार जैसी रणनीति पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी वस्तुओं पर बल और स्वदेशी उद्योगों में वृद्धि। भारतीय कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित। मॉडर्न पार्टी सिस्टम। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट दो दल बने। 1907 में कांग्रेस स्पष्ट दो दल बने, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। नरम दल एवं गरम दल विभाजन का मुख्य आधार राष्ट्रीय आंदोलन की कार्य प्रणाली पर आधारित था। जो नरम दल एवं गरम दल था वे दोनों मुख्य आधार था कि राष्ट्रीय आंदोलन की कार्यकारिणी पर आधारित था। कांग्रेस का द्वितीय चरण 1906 से 1919 तक। गरम दल सेकंड फेज ऑफ कांग्रेस
06 से 1919 तक। गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। गरम दल की प्रमुख मांगें थी। गरम दल की एक ही प्रमुख मांग थी, स्वराज। लोकमान्य तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये लोकमान्य का वक्तव्य या कथन था। गरम दल के नेता चाहते थे कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्र कर दें, भारत के भविष्य का निर्धारण वे स्वयं करेंगे। गरम दल के नेता चाहते थे कि भारत को स्वतंत्र कर दें और भारत के भविष्य का निर्धारण वे स्वयं करेंगे, यानी भारतीय अपने भविष्य का निर्माण खुद करेंगे। गरम दल की प्रमुख मांगे। गरम दल एक ही प्रमुख मांगे तक स्वराज हो गया। गरम दल की कार्य प्रणाली। ब्रिटिश शासन की संपत्ति के पक्षधर, भारतीय शिक्षा प्रणाली में विश्वास, तीव्रगामी सुधारों में आस्था, स्वदेशी बहिष्कार तथा आंदोलन जैसे साधनों में विश्वास। निष्कर्ष क्या हुआ? यद्यपि दोनों दलों की कार्य प्रणाली एवं नीतियों में अंतर था, किंतु दोनों ही उच्च कोटि के देशभक्त था, जिनका अंतिम उद्देश्य भारतीयों को अधिकतम हितों को सुनिश्चित करना था। दोनों दलों द्वारा समय और परिस्थिति के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली तथा मांगों का चयन किया गया। उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभिक चरण था। अतः इस समय ब्रिटिश सरकार का खुलकर विरोध करना या बड़ी मांगे करना संभव नहीं था। उदारवादी आंदोलन का प्रारंभिक चरण था और वो समय ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार से हम यानी कि भारतीय खुलकर उनका विरोध नहीं कर सकते थे, न ही खुद खुलकर उनके सामने अपनी मांगे रख सकते थे। किंतु जब सरकार ने उदारवादियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उग्रवादियों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को नया आयाम प्रदान किया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, पहली बार वायसराय की परिषद यानी कि कार्यपालिका में किसी भारतीय को शामिल किए जाने का निर्णय किया गया और भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। किसके? 1919 के मार्ले मिंटो यानी कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन अलग शुरुआत की गई। 1919 का भारत शासन अधिनियम शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार लोगों को वोट देने का अधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक यानी कि कम उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रांतीय विधानमंडलों में दोहरा शासन अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषय, सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान प्लस राज्यों का बजट केंद्र से अलग। कांग्रेस का गांधीवादी चरण। गांधी जी के प्रारंभिक क्षेत्रीय आंदोलन चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल 1918, खेड़ा आंदोलन 1918। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना, 3 काठिया पद्धति। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जे.बी. कृपलानी, नरहर परख और महादेव देसाई
अहमदाबाद मिल आंदोलन, इसे काट के चंपारण डाल लेना। ठीक। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। अहमदाबाद में मजदूरों को मिल या मालिक विवाद मजदूरों को मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग की। आमरण अनशन पर बैठ गए। मिल मालिक मजदूरी 35% बढ़ाने पर सहमत था। बाद में सहमति मिल गई, यानी कि 35% वृद्धि की मांग की गई। आमरण अनशन पर गांधी जी बैठ गए और मिल मालिक मजदूर 35% बढ़ाने की सहमति हो गई। खेड़ा आंदोलन, गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल चौपट हो गई। सरकार ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया गया। सरदार पटेल किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने। रॉलेट एक्ट 1919। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी का अवसर गांधी जी को रॉलेट एक्ट से मिला। 1919 में पारित इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को मात्र शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और जेल में रख सकती थी। खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मनी के साथ था, किंतु भारतीय मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए ब्रिटेन ने झूठा आश्वासन दिया कि वह तुर्की के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा, किंतु युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। असहयोग आंदोलन, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की घोषणा। उद्देश्य था इस असहयोग आंदोलन का कि ब्रिटिश सरकार का असहयोग पहुंचाना। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के निकट चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लिया गया। स्वराज दल गठन 1923 में हुआ था। अध्यक्ष इसके चित्तरंजन दास, सचिव मोतीलाल नेहरू। उद्देश्य था इसका कि असहयोग के बजाय केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जाकर ब्रिटिश सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के उद्देश्य में 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा के माध्यम से नमक कानून का उल्लंघन कर आंदोलन की शुरुआत की और ब्रिटिश सरकार की नीतियों एवं कानूनों का अहिंसात्मक तरीके से विरोध किया। 1934 में गांधी जी द्वारा वापस लिया गया। इसे भी वापस ले लिया गया, किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का आश्वासन दिया। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अखिल भारतीय, इसमें क्या क्या था? अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। प्रांतों में द्वैध सदनात्मक विधायिका RBI की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ। इसका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा लगाया गया। मुस्लिम लीग के असहयोग और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी और तथा ब्रिटिश सरकार के दमन के फलस्वरूप आंदोलन समाप्त। कैबिनेट मिशन 1946। इसमें था कि 1946 में 3 सदस्यों वाला एक कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा अलेक्जेंडर, इसके 3 सदस्य थे। उद्देश्य था इसका भारत में संवैधानिक सुधारों को रूपरेखा निर्मित करना तथा केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना। एटली की घोषणा 1947। भारत में बढ़ते सांप्रदायिक दंगों तथा अंतर्राष्ट्रीय दबावों को मद्देनजर ब्रिटेन के
प्रधानमंत्री एटली ने फरवरी 1947 को घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ाद कर देगी। माउंटबेटन योजना अथवा भारत के विभाजन की योजना। माउंटबेटन ने भारत में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस सहित मुस्लिम लीग द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। माउंटबेटन योजना को मूर्त रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1947। वायसराय केंद्र का और राज्यों के गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया। संवैधानिक प्रमुख प्रधानमंत्री की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। भारत तथा पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राज्य के गठन का प्रावधान किया गया। जय हिंद।